हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका शिल्पी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसका पार्ट 1 हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। देखिएगा पार्ट 2 सिंपल इंटरेस्ट में जैसा कि आपको पता, हमने टाइप नंबर फर्स्ट जो है उसके क्वेश्चन देखे थे। आज बात करते हैं टाइप नंबर सेकंड। तो टाइप सेकंड क्या है देखिए। टाइप नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिए। किसी मूलधन पर मिलने वाला सरल ब्याज मूलधन का 5 गुना 20 वर्षों में हो जाता है। तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए। आपको कह रहा है किसी मूलधन पर मिलने वाला सरल ब्याज मूलधन का 5 गुना 20 वर्षों में हो जाता है, तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी? अब यहाँ पर ऐसा वो वाला सिस्टम नहीं लगेगा जो टाइप फर्स्ट में लग रहा था। और टाइप फर्स्ट में आप देख पा रहे थे कि हम किस तरीके से जो आपको दे रखा था वो ऊपर, उसकी परसेंटेज वैल्यू नीचे, और जो आपको पूछा उसकी परसेंटेज वैल्यू हम लिख रहे थे गुणा। वैसा कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं चलने वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको कोई वैल्यू नहीं दे रही। आप देख रहे हैं कोई भी किसी भी तरह के 10,000, 20,000, 5,000, 4,000 कहीं पर भी रुपयों की बात नहीं होगी। तो फिर इससे ये पता चल रहा है कि ये सवाल उस तरीके से नहीं होगा। तो फिर सवाल किस तरीके से होगा वो अब हम समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो सरल ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट, वो हम कहते हैं P/T/R बटा सा। और क्यों कहते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अब जो कह रहा है उसकी वैल्यू उसमें रखनी और आंसर निकालना। किसी मूलधन पर आपको प्रिंसिपल नहीं पता है, तो जब प्रिंसिपल नहीं पता है, मूलधन नहीं पता है, तो हम क्या मानते हैं मूलधन को? वैसे तो 100 मानते हैं, तो आप चाहें पर 100 मान लीजिए। ठीक है, तो 100 अगर मानेंगे तो फिर आपको कह रहा है कि मिलने वाला सरल ब्याज मूलधन का 5 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल को अगर आप 100 यूनिट के तौर पर मानते हैं, 100 रुपए नहीं मान सकते क्योंकि रुपए वो कुछ भी हो सकता है। 100 यूनिट के तौर पर मानते हैं तो 5 गुना करोगे तो 500 कर लोगे। तो 100 अगर लिखते हैं तो कंफ्यूजन रहता है, नीचे 100 ऊपर 100, इस वजह से तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को P ही मान लेते हैं। तो कह रहा है किसी मूलधन पर, मतलब वो प्रिंसिपल मूलधन हमने माना P। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, मिलने वाला सरल ब्याज मूलधन का 5 गुना हो जाता है। तो जो सरल ब्याज है वो मूलधन का 5 गुना होगा। तो मूलधन हमने माना है P, तो P का 5 गुना अगर हम करें तो P का 5 गुना कितना होता है? 5P। ठीक है, ये हो गया आपका सरल ब्याज। क्यों? क्योंकि प्रश्न कह रहा है आपको कि किसी मूलधन पर मिलने वाला सरल ब्याज मूलधन का 5 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब मूलधन हमने P माना, तो P का 5 गुना करूंगा तो 5P होगा। तो इसका मतलब सरल ब्याज कितना हो गया? 5P। फिर क्या कह रहा है आपको, मूलधन का 5 गुना 20 वर्षों में हो जाता है। समय आपको दे रखा है, इसका मतलब मूलधन इनटू समय इनटू दर वो हमें निकालनी है। तो R को R लिख दिया और नीचे कितना, बस इतना सा आपको काम करना और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे किया? सरल ब्याज बराबर मूलधन समय दर बटा 100 होता है। तो आपको मूलधन समय और दर में से मूलधन नहीं पता है, कह रहा है किसी मूलधन को माना P, समय पता है 20 वर्ष लिखा, दर आपको निकालनी है तो उसे लिखा R और 100 का 100 लिख दिया। सरल ब्याज के बारे में जानकारी है कि मूलधन का 5 गुना है,
तो जब मूलधन P है तो उसका 5 गुना कितना 5P। अब जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, तो मैं देख सकता हूँ P से P गया ऊपर से ऊपर, 20 से इस 100 को मैंने काट लिया कितनी बार 5 बार, फिर 5 का इस 5 से तिरछा गुणा वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो कितना हुआ 25, और ये R निकाला है तो इस 25 की इकाई क्या होगी प्रतिशत, क्योंकि दर हमेशा परसेंटेज में होती है। यही अगर यहाँ पर समय निकालते तो इसकी इकाई क्या बन जाती वर्ष बन जाती, ठीक है, यूनिट क्या आती नंबर ऑफ ईयर्स। चलिए इसे देखिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है टाइप सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आपको कह रहा है प्रश्न किसी मूलधन पर मिलने वाला सरल ब्याज मूलधन का 4 गुना 12% की दर से कितने वर्षों में हो जाएगा। क्वेश्चन आप समझ सकते हैं क्या है आपके पास, किसी मूलधन पर मिलने वाला सरल ब्याज मूलधन का 4 गुना 12% की दर से कितने वर्षों में हो जाए। पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको क्या पूछा गया था, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पूछा था क्या दर और समय दे रखा था, इस वाले क्वेश्चन में समय पूछा था आपको दर दे, ठीक है। जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया वैसे ही कुछ यहाँ पर करते हैं, तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि सरल ब्याज जो होता है वो होता है P इंटू T इंटू R बटा में। क्यों होता है ऐसा P इंटू T इंटू R बटा 100, ये क्यों होता है, क्योंकि हमने इसको देखा है कि जो आपका सरल ब्याज है तो PR का परसेंटेज निकलकर P के ऊपर प्रतिशत ज्ञात किया जाता है, उसी से ये फॉर्मूला बना है जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूँ। अब देखिए इनमें से क्या है हमारे पास, तो प्रश्न के अनुसार अगर देखें किसी मूलधन पर, मूलधन आपको नहीं पता है तो आप ऐसे 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए 13.5 रुपए कुछ भी मान सकते हैं, XYZ ABCD कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब कुछ ही मानना है तो प्रिंसिपल को P ही मान लेते हैं, तो मूलधन हो गया हमारा P। समय और दर के बारे में क्या जानकारी है, दर दे रखी है 12%, तो लिख लेते हैं 12, और समय आपको क्या है पूछ रहा है तो समय को लिख लेते हैं T। तो ये हमको पता है P इंटू T इंटू R बटा 100 सरल ब्याज देता है, तो सरल ब्याज ये भी दे रहा है, और कितना दे रहा है, किसी मूलधन पर मिलने वाला सरल ब्याज मूलधन का 4 गुना, तो मूलधन का 4 गुना सरल ब्याज दे रहा है, तो मूलधन हमें पता है कितना P, उसका 4 गुना, इसका मतलब इसका गुणा कर लेते हैं किससे 4 से, ये मिल गया आपको क्या सरल ब्याज, जो कि होता है मूलधन समय दर बटा 100। अब वही हमारा सिस्टम जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, P से P कट गया, ऊपर से ऊपर 4 से 12 3 बार कट गया, 100 आया इधर और 3 ऊपर से आया नीचे, जो कि होता है 33 सही 1/3, और ये हमने निकाला है समय, तो इसके लिए इकाई हो गई इसकी क्या वर्ष, तो 33 सही 1/3 वर्ष जो है वो हो गए। और अगर इसको और अच्छे से लिखें तो 33 वर्ष तो पूरे पूरे हैं, और 1/3 वर्ष का मतलब पूरे साल का तीसरा भाग, मतलब कितने 4 महीने, तो कुल मिलाकर समय कितना आ गया 33 वर्ष 4 माह, ठीक है, क्योंकि 1/3 है ना, 1/3 मतलब पूरे वर्ष का तीसरा पार्ट, तो पूरा वर्ष 12 महीनों का होता है, उसका तीसरा पार्ट मतलब 4 महीने,
तो फाइनली हुआ 33 वर्ष 4 माह। ये हो गया हमारा समय। तो कुल मिलाकर हमने क्या किया, मूलधन पर आपको सरल ब्याज मूलधन का 4 गुना दिया होता कर लिया, मूलधन P मान लिया, समय निकालना था और दर थी 12% कैलकुलेशन की, आंसर आया। चलिए इसे देखिए, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपको अगला सवाल, किसी मूलधन पर मिलने वाला सरल ब्याज मूलधन का 2/5 गुना है तथा समय 4 वर्ष है, तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी। ठीक है, चलिए कैसे होगा बात कर लेते हैं इसके बारे में। वही तरीका है जो अभी अभी हमने किया है, क्योंकि टाइम भी वही चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ी सी अलग है। इतनी देर आपको जो कह रहा था 3 गुना 4 गुना 5 गुना इस तरह से कह रहा था, अब आपको कह रहा है 2/5 1/3 इस तरह से गुणा। तो कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही है, क्वेश्चन का पैटर्न वही है, तो करेंगे भी उसको उसी तरीके से। तो जैसा कि हमें पता है कि जो सरल ब्याज होता है वो होता है मूलधन समय दर बटा में। आपको कह रहा है किसी मूलधन, तो मूलधन आपको नहीं पता, तो मूलधन माना आपने P। समय आपको पता है क्या, कितना 4, तो समय लिखा 4। क्या दर आपको पता है क्या, नहीं, वो तो आपको ज्ञात करनी है, तो वो लिखी हमने 8। तो सरल ब्याज क्या होगा, मूलधन का 2/5 गुना होगा। तो मूलधन क्या है P, तो P का 2/5, इसका मतलब 2P अपॉन क्या, तो हो गया मूलधन मतलब P का 2/5, तो ये लीजिए 2/। अब आपको इसको सिर्फ और सिर्फ सरल करना है, तो जो कट रहे उन्हें काट लेते हैं। तो मैं देख सकता हूँ P से P गया, 5 से ये नीचे गया कितनी बार, 20 बार। फिर 4 से 20 को मैं काट सकता हूँ, कितनी बार जाएगा ये, 5 बार। 5 का इधर 2 से गुणा हो गया, तो ये आ गया 10, और ये ब्याज की दर है, इस वजह से 10 की इकाई हो गई प्रतिशत। तो जो आपको पूछा ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी, तो वो ब्याज की दर प्रतिशत में निकल कर आई कितनी, 10%। ठीक है, सिंपल था, उसी तरह का था जो हमने देखा था, बस फर्क इतना है उसमें आपको 4 गुना 5 गुना दे रखा था पिछले 2 सवालों में, और इसमें आपको फ्रैक्शन में भिन्न में दे रखा है, तो भी हमने सरल कर लिया, नीचे से नीचे काटकर और ऊपर से ऊपर काटकर। P से P 5 से 100 20 बार, 4 से 20 5 बार, 5 का 2 से गुणा 10। देखिए फिर बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। बात करते हैं अगले टाइप के। अगले टाइप में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टाइप है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन कह रहा आपको किसी मूलधन पर
मिलने वाला सरल ब्याज उस मूलधन का 36/25 गुना होता है। यदि समय व दर का संख्यात्मक मान एक समान है तो दर कितने प्रतिशत होगी? ठीक है, क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं? वैसा ही जो पिछले टाइप में था, लेकिन उसमें और इसमें फर्क कितना है कि वहां पर समय और दर में से कोई ना कोई एक वैल्यू आपको दे रखी होती थी, लेकिन यहाँ पर समय और दर में से दोनों में से कोई भी वैल्यू आपको नहीं पता। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखिए, समय दिया तो दर पूछी और दर दी तो समय पूछा, लेकिन यहाँ तो ना तो समय दिया और ना ही दर दिए, दोनों में से दे कुछ नहीं रखा। तो किस तरीके से करेंगे समझिएगा, तरीका वही रहेगा, लेकिन उसमें क्या परिवर्तन है उसे हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सरल ब्याज जो होता है वो क्या होता है, मूलधन समय दर बट्टा में कितना, सही है यहाँ पे। अब सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी मूलधन पर तो कोई मूलधन मतलब मान लिया हमने 3, ठीक है, बट्टा में आएगा 100। समय और दर में से क्या दे रखा है, तो समय और दर में से कुछ भी नहीं दे रखा है। तो फिर क्या कह रहा है दोनों के बारे में? दोनों के बारे में ये कह रहा है कि समय व दर का संख्यात्मक मान एक समान है, मतलब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको इक्वल दे रखी है। और न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल का मतलब यदि समय 3 वर्ष आता है तो दर भी 3 ही होगी, लेकिन प्रतिशत में होगी। यदि समय आपके 4 वर्ष आता है तो दर भी 4 ही होगी, लेकिन प्रतिशत में होगी। यदि दर आपके 16 से 2/3 प्रतिशत आती है तो समय भी 16 से 2/3 ही होगा, लेकिन वर्ष में होगा। तो ये कहना चाह रहा है समय व दर का संख्यात्मक मान एक समान है इस तरह से। तो चाहे आप समय देखें या दर देखें, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में क्या रहेगी, एक समान रहेगी। तो सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो समय और दर में से कुछ भी नहीं पता है, दोनों एक समान है ये पता है। आपको पूछा क्या है यहाँ पर, दर के बारे में, तो इसका मतलब आर मुझे ज्ञात करना। तो अब समय की जगह क्या लिखूं, समय की जगह भी मैं लिख लेता हूँ आर। क्यों लिख लेता हूँ, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। तो आर ही क्यों लिखा, क्योंकि आर ही हमें ज्ञात करनी। अब बात करते हैं सरल ब्याज की। तो वो तो कह रहा है मूलधन का कितना है, 36/25 गुना। तो मूलधन का 36/25 है, इसका मतलब 36p/25। तो आप देख सकते हैं 36/25 गुना हुआ तो मूलधन का मतलब p का 36/25 को 36/25 से गुणा कर दिया। निकालना है क्या आपको यहाँ से r का मान, तो वही हमारा तरीका, जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। p से p गया, 25 से 100 गया, कितनी बार 4, 36 और 4 का हम 3 गुणा करवा लेते हैं, और इधर r इंटू आर हो गया r²। अब आप चाहें तो 36 और 4 का गुणा करके लिख लीजिए, और अगर आप चाहें तो इसको u का u भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा। 36 मतलब 6 और 4 मतलब होता है 2। तो इसका मतलब हमें निकालना है r का मान, इधर वर्गमूल हुआ 36 गुना 4 का, 36 का 6, 4 का 2, कितना आया 12, वो भी किसमें, प्रतिशत में है। तो ब्याज की दर होगी 12%। यही अगर आपको समय पूछता इसी सवाल में, पूरा का पूरा क्वेश्चन यही होता और दर की जगह समय पूछ रहा होता तो आंसर 12 ही आता, लेकिन वो 12% की जगह किस में होता, वो 12 आपके वर्ष में होता। ठीक है, क्योंकि करने का तरीका यही रहता है, बस r इंटू आर की जगह t इंटू टी लिखा जाता, तो आपका समय हो जाता 12 वर्ष। चलिए क्या किया, जैसा दिया वैसा लिखा, बस ध्यान ये रहता है कि t को भी r लिखना है, क्योंकि दोनों के नंबर आपस में बराबर है।
इसे देखिए, फिर इसी तरह का इसी टाइप में एक और क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन आपको कह रहा है किसी मूलधन पर मिलने वाला सरल ब्याज मूलधन का, आपको दे रखा है इस बार 9/16 गुना है, तथा समय व दर का संख्यात्मक मान, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान एक समान है तो समय कितने वर्ष होगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं किसी मूलधन पर मिलने वाला सरल ब्याज जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है, वो प्रिंसिपल का 9/16 गुना है, तथा समय और दर का संख्यात्मक मान, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू एक समान है, तो समय के बारे में पूछना है कितने वर्ष होगा। जैसा कि आपको पता है कि जो सरल ब्याज होता है वह सरल ब्याज क्या होता है, सरल ब्याज SI बराबर मूलधन समय दर बटा में कितना 100। ठीक है, तो इसका मतलब मूलधन कितना है T नहीं पता, इसीलिए हमने कितना माना है T। समय और दर के बारे में जानकारी क्या है, ना तो समय दे रखा है ना ही दर दे रखी है, लेकिन दोनों का संख्यात्मक मान, मतलब दोनों के नंबर आपस में बराबर है, ऐसा ये कह रहा है। तो T R के बराबर है या फिर हुए तो R T के बराबर, एक ही बात है। तो हमें पूछा गया है समय, तो हमें T निकालना है, तो P इंटू T इंटू हम करते हैं R, लेकिन R की जगह मैं लिख सकता हूँ P, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है, बराबर, तो R को भी मैंने लिख लिया है T। इधर क्या आता है, सरल ब्याज, और सरल ब्याज क्या होता है, जो कि आपको कह रहा है मूलधन का 9/16, तो मूलधन P इस का मतलब गुणा 9/16। अब जो आप काट सकते हैं उसे कैंसिल कर लीजिए और फिर फाइनली T की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या कैंसिल हो रहा है, P से गया P, 4 से गया 4 बार, 4 से गया 25 बार। ठीक है, और कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कैंसिल हो गया, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 25 का 9 से 63 गुणा कर लेते हैं, तो 25 का 9 से 225, नीचे है 4, T इंटू T है आपके T स्क्वायर। और जैसा कि आपको पता है T का मान निकालना है, तो इधर से वर्ग हटेगा तो इधर वर्ग मूल होगा, तो स्क्वायर रूट कर लेते हैं हम 225/4, 225 होता है 15 का, 4 होता है 2 का, तो आंसर आया 7.5, वो भी क्या, वर्ष। यही अगर क्वेश्चन सेम सवाल आपको इसी तरह से पूछा जाता समय की जगह दर के बारे में, तो भी आंसर आता 7.5, लेकिन उस 7.5 की इकाई जो है वो हो जाती है क्या, प्रतिशत, परसेंटेज। चलिए देखिए, इसे फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं टाइप नंबर 2। जैसा कि अभी देखा आपने, अभी हमने टाइप 3 कंप्लीट किया, अब बात कर रहे हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला, देखिए अभी तक हम 3 टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं, 3 टाइप देख चुके हैं, तो 3 टाइप के बाद अब हमारा टाइप नंबर 4, उसमें है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संपूर्ण मूलधन को
दो भागों में बांटकर यदि उधार दिया जाए तथा पहले भाग पर ब्याज की दर 5% कॉमा दूसरे भाग पर ब्याज की दर 13% हो एवं संपूर्ण मूलधन पर ब्याज की दर 10% हो तो दोनों भागों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि संपूर्ण मूलधन है, टोटल आपके पास जितना भी प्रिंसिपल है उसको दो टुकड़ों में हमने तोड़ा है, उन दोनों टुकड़ों में तोड़कर उधार दिया गया और पहला वाला जो टुकड़ा था जैसे कि फॉर एग्जांपल 15,000 रुपए का प्रिंसिपल है तो उसके दो टुकड़े किए 8,000 और हमने कर लिया दूसरा वाला कितना 7,000। तो जो पहला वाला भाग है उसको 5% पर और दूसरे वाले भाग को 13% पर हमने क्या दिया उधार दिया, जिससे संपूर्ण मूलधन पर हमारा जो है 10% की दर से उधार दिया गया। तो दोनों भागों का आपको रेशियो निकालना है, अनुपात कैसे होगा देखिए। संपूर्ण मूलधन को दो भागों में बांटा है, ये पहला भाग और ये दूसरा। पहला भाग आप देख सकते हैं कितने पर उधार दिया गया 5%, दूसरा भाग आप देख सकते हैं कितने पर उधार दिया गया 13%। ठीक है, अब ये जो मेथड आपके सामने लगा रहा हूं इस तरह का मेथड, इसे हम कहते हैं एलिगेशन मेथड, मतलब मिश्रण विधि। क्या होता है एलिगेशन मेथड? मिश्रण विधि ये होती है कि जब आपको दो के बारे में अलग अलग जानकारी दे रखी हो और दोनों को मिलाकर आपको एक ही जानकारी दे, तो उस समय हम क्या लगाते हैं एलिगेशन मेथड लगाते हैं, मिश्रण विधि लगाते हैं। तो दो भागों में बांटा गया है, तो पहले वाले भाग के लिए जानकारी 5%, दूसरे वाले भाग के लिए जानकारी 13% और दोनों को मिलाने पर जो संपूर्ण जानकारी है वो कितनी है 10%। तो ये लिख दिया हमने यहाँ। इस तरह का ये डायग्राम बनता है। यहाँ आता है इन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस होता है हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना। तो बड़ा नंबर है 13, छोटा नंबर है 10, तो 13 में से 10 हमने माइनस किया, कितना आया 3। यहाँ आता है इन दोनों का अंतर, बड़े में से छोटे को घटाओ तो 10 में से 5 को घटाया कितना। तो आप देख सकते हैं जो पहला और जो दूसरा भाग है संपूर्ण मूलधन का टोटल प्रिंसिपल का, उसको दो भागों में हमने बांटा है और उनका अनुपात आया 3:5। कहां से आया? एलिगेशन मेथड से, मिश्रण विधि से। पहले भाग के ब्याज की दर नीचे, दूसरे भाग के ब्याज की दर उसके नीचे, बीच में लिखा दोनों पर कुल मिलाकर जो ब्याज की दर है उसे, फिर यहाँ लिखा इन दोनों का अंतर, यहाँ लिखा इन दोनों का अंतर। तो पहले वाले भाग का अनुपात 3 और दूसरे वाले भाग का अनुपात हुआ 5। चलिए इसे हम कहते हैं मिश्रण विधि, एलिगेशन मेथड, जिससे हम दोनों भागों के, दोनों मूलधनों के अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन तो एक ही है लेकिन उसके जो दो टुकड़े हुए उन दोनों मूलधनों के अनुपात को हम निकाल सकते हैं। और आगे जब इसी टाइप के हम क्वेश्चन देखेंगे तो उस समय अनुपात के साथ साथ उन मूलधन की वैल्यू भी हम निकालेंगे। चलिए देखिए इसे, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए।
टाइप यही है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ठीक है, आपको कह रहा है संपूर्ण मूलधन पर मिलने वाला ब्याज, अब जैसा कि आपको पता है सरल ब्याज की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन सारे सरल ब्याज के ही है, लेकिन जब एग्जाम में सवाल आता है तो आपको लिखा हुआ रहता है कि ब्याज कौन सा है, सरल है या चक्रवृद्धि, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन अधूरा रहेगा। हम यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ऊपर हमने हेडिंग लिख रखी है, इसका मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन सरल ब्याज के ही हम पढ़ रहे हैं। संपूर्ण मूलधन पर मिलने वाला सरल ब्याज 20% यदि इस मूलधन के या इस मूलधन को दो भागों में बांटा जाए तो दो भागों में बांटा जाए तो पहले भाग पर ब्याज की दर 18% तथा दूसरे भाग पर ब्याज की दर 24% है, तो दोनों भागों के अनुपात क्या होंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, वही जो हमने सीखा है अभी। आपको टोटल प्रिंसिपल पर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 20%, उसको दो भागों में बांटा तो पहले भाग पर है 18% 18%, दूसरे भाग पर है 24% मतलब 24%। तो दो भागों में इसको बांटना है तो देख सकते हैं क्या होगा इसका आंसर, फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट वाले के लिए आप देख सकते हैं कितना है 18%, और सेकंड वाले के लिए आप देख सकते हैं 24%, और दोनों को मिलाने पर आप देख सकते हैं कितना है 20%। सही है यहाँ, तो पहले भाग के लिए 18%, दूसरे भाग के लिए 24%, और दोनों को मिलाने पर टोटल दे रखा है 20%। तो यहाँ लिखा जाएगा बीच में जो दोनों को मिलाने पर है दोनों, और यहाँ पहले के नीचे पहला और दूसरे के नीचे दूसरे की रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर। यहाँ आएगा इन दोनों का डिफरेंस, 24 और 20 का डिफरेंस कितना 4। यहाँ आएगा इन दोनों का डिफरेंस, 20 और 18 का अंतर डिफरेंस कितना हो गया 2। अब हमें लेना है अनुपात, अनुपात आया 2 अनुपात कितना 1। ये अनुपात किसका है, ये अनुपात है दोनों तरह के मूलधनों का, और दोनों तरह के मूलधनों में ये हो गया आपके पहले का 2 और दूसरे का अनुपात 1। ठीक है, चलिए इसे देखिए, फिर इसी में अगले क्वेश्चन की भी बात करते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप यही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन आपको कह रहा है 10,000 रुपए के संपूर्ण मूलधन पर ब्याज की दर 35%। आप देख सकते हो इस बार आपको टोटल प्रिंसिपल दे रखा है, कितना है वो प्रिंसिपल 10,000। 10,000 रुपए के संपूर्ण मूलधन पर ब्याज की दर 35% है। यदि इसके पहले भाग पर ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 32% तथा
दूसरे भाग पर ब्याज की दर 38% है। पहले भाग पर ब्याज की दर है 32% और दूसरे भाग पर ब्याज की दर है 38%। तो आपको कह रहा है तो दूसरे भाग का मूलधन क्या होगा। तो आपको दूसरे भाग का प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन कैसे होगा देखिए। वही हमारा तरीका, टोटल प्रिंसिपल इस बार हमें पता है कितना 10,000। पिछली बार तो प्रिंसिपल भी नहीं पता था, तो केवल अनुपात ही ज्ञात कर रहे थे। अब प्रिंसिपल पता है, मूलधन पता है, तो आपको एक तरह का दोनों भागों में से एक भाग का प्रिंसिपल मूलधन पूछना है। तो देखिए पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है पहले वाले भाग पर, वो है आपकी कितनी 32%। दूसरे वाले भाग पर कितनी है 38%। और दोनों को मिलाने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 35%। तो जैसा कि आपको पता है, जब दो टुकड़ों में बांटा जाता है टोटल प्रिंसिपल, तो दोनों टुकड़ों के लिए ब्याज की दर उनके नीचे लिखी जाती है और बीच में लिखी जाती है टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो टोटल आपका ब्याज की दर है उसे लिखा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ बीच में लिख दिया टोटल। अब यहाँ लिखेंगे क्या, इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर कितना है 38 और 35 का। तो 38 और 35 का डिफरेंस है 3। यहाँ आएगा इन दोनों का अंतर, तो आप देख सकते हैं इन दोनों का अंतर कितना है। इन दोनों का अंतर है 35 और 32 का अंतर कितना, ये भी है कितने का 3। इसका वाला अनुपात क्या आ गया 1:3। आप देख सकते हैं अनुपात 1:1 आया। इसका मतलब जो 10,000 रुपए थे उसे बराबर भागों में 1:1 के अनुपात में बांटा गया। तो कैसे पता चलेगा, क्या दे रखा आपको टोटल 10,000, उसे लिखा हमने ऊपर। अब लगा रहे हैं हम यूनिटी मेथड, एक एक नियम। ऊपर लिखा है हमने 10,000 10,000, तो नीचे आएगा इस 10,000 के लिए जो आपकी अनुपात का मान है वह 10,000 है टोटल प्रिंसिपल। तो नीचे भी आएगा दोनों तरह के प्रिंसिपलों का टोटल रेशियो में 1 और 1 कितना 2। मल्टीप्लिकेशन में आएगा क्या, जिसके बारे में आपको पूछा है। तो आपको पूछ किसके बारे में रहा है 38% वाले के बारे में। तो 38% के लिए अगर मैं अनुपात देखूं तो कितना है 1। तो इसका मतलब जिसका पूछा है उसका आ गया मल्टीप्लिकेशन। आंसर आ गया कितना 5,000। इसका मतलब 5,000 जो है वो हो गया आपका आंसर किसका, इस क्वेश्चन। वैसा ही है जैसा हमने अभी अभी किया था पिछला सवाल, उसमें और इसमें फर्क से कितना सा है कि वहां पर आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा था, यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है, तो आगे प्रिंसिपल वापस पूछा भी है। और पिछले वाले सवाल में प्रिंसिपल नहीं था, तो केवल अनुपात निकालने थे और यही हमारा आंसर पूरा है। अब यहाँ पर 1:1 है, मतलब बराबर अनुपात है। तो पता चल रहा है 10,000 को दो बराबर टुकड़ों में बांटेंगे, एक टुकड़ा हो गया 5,000। चाहे वो 38% वाला पूछ रहा है या 32 वाला, आंसर आ गया कितना 5,000। 38 का पूछा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में जो 1 है 38 वाला वह लगाया। ठीक है, अगर यहाँ 1 की जगह 3 होता तो गुणा में 3 लगा। कैसे, अभी अगले क्वेश्चन में पता चलेगा। इसे देखिए फिर अगले की बात करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 4। चौथे सवाल की बात करें। सवाल आपको कह रहा है कुल 5,000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों का कुल सरल ब्याज 440 रुपए है।
टोटल प्रिंसिपल कितना आपके पास 5,000, ठीक है। 2 वर्षों का टोटल आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 440 रुपए। चलिए आगे भी है, तथा इस मूलधन को दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग की ब्याज की दर 4% तथा दूसरे भाग की ब्याज की दर 5% है, ठीक है। तो 5% ब्याज की दर पर मूलधन कितना होगा यदि 440 रुपए 2 वर्षों का ब्याज, ठीक है। जैसा कि ऊपर भी लिखा है 2 वर्षों का कुल ब्याज, तो वापस लिख दिया है 440 रुपए 2 वर्षों का ब्याज। कैसे है देखिएगा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखिए। पहले क्वेश्चन आपको कह रहा है टोटल आपका प्रिंसिपल है, टोटल मूलधन है कितना 5,000 रुपए का। पहली बात तो ये। अब इस 5,000 रुपए जो टोटल प्रिंसिपल है इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग को दिया गया 4% के ब्याज की दर पर, दूसरे भाग को दिया गया 5% के ब्याज की दर पर। तो अब आपको पूछ रहा है कि जो 5% पर हमने उधार दिया है वह मूलधन कितना है। तो जैसा कि आपको पता है कि टोटल प्रिंसिपल के 2 टुकड़े किए गए हैं, तो जो टोटल प्रिंसिपल है आपका उसके 2 टुकड़े किए गए हैं, तो उनकी ब्याज की दर हम कहाँ लिखेंगे नीचे। तो पहली वाली ब्याज की दर है 4%, ये लिख दिया। दूसरी वाली ब्याज की दर है 5%, ये लिख दिया। अब जैसा कि आपको पता है बीच में क्या आता है, जो संपूर्ण मूलधन पर ब्याज मिलता है उसकी ब्याज की दर आती है। तो इतनी देर तक तो पिछले क्वेश्चन जो थे उनमें संपूर्ण मूलधन पर जो ब्याज की दर है वो दे रखा था, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण मूलधन पर जो ब्याज की दर है वो ब्याज की दर न देकर इस बार आपको ब्याज ही दे रखा है, और वो ब्याज कितना है 440 रुपए का। तो क्या बीच में 440 रुपए लिखे जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये तो दरें हैं प्रतिशत में और यहाँ रुपए में नहीं लिख सकते, तो उस रुपए को भी प्रतिशत में लाना पड़ेगा। अब देखिए जैसा कि आपको पता है 440 रुपए कितने वर्षों का ब्याज है? 2 वर्षों का। और चक्रवृद्धि ब्याज है, सॉरी सरल ब्याज है, तो सरल ब्याज प्रत्येक वर्ष एक समान होता है। तो 440 रुपए 2 साल में मिल रहे हैं, तो हर साल बराबर मिलेंगे, तो प्रत्येक वर्ष के कितने हो गए? 220 रुपए सरल ब्याज। अब क्या 220 बीच में लिखा जा सकता है? नहीं, 220 अभी भी रुपए में है, जबकि बीच में हम लिखते हैं प्रतिशत में ब्याज की दर को। तो 220 रुपए का आपको ब्याज मिल रहा है 1 साल में, तो प्रतिशत में निकालना है, तो गुना में क्या करेंगे हम? ऊपर क्या जो आपको पता है, मतलब कितने रुपए? 220 रुपए ब्याज के पता है, तो 220 रुपए ये ब्याज है। ये 220 रुपए ब्याज किस पर है? ये 5,000 पर है, तो ऊपर है 220 रुपए का ब्याज, और नीचे आएगा जिस पर ये ब्याज मिल रहा है, ये ब्याज मिल रहा है 5,000 रुपए। 3 0 से 3 0 गया, 22 में 5 का भाग गया 4.4। तो इसका मतलब जो ब्याज की दर है टोटल प्रिंसिपल पर, जो कि पिछले सवालों में सीधी सीधी होती थी हमारे पास अवेलेबल, यहाँ पर हमने निकाली है ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी? 4.4%। तो वो अब हम यहाँ बीच में लिखेंगे, तो लिख लेते हैं 4.4। यहाँ आएगा इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 0.6। यहाँ आएगा इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 0.2। दशमलव से दशमलव गया, 2 से गया, ये आया 3, और ये आया कितना? 2। तो इसका मतलब जो पहला और जो दूसरा भाग है टोटल प्रिंसिपल 5,000 का, वो 3:2 के अनुपात में टूट रहा है।
अब हमारा वही तरीका जो भी पिछले क्वेश्चन में देखा, टोटल प्रिंसिपल कितना है 5000, तो टोटल प्रिंसिपल 5000 हमने नीचे लिखेंगे दोनों तरह के मूलधनों के अनुपातों का टोटल, तो 3 और 2 का टोटल कितना 5, गुणा में लिखेंगे जिसके बारे में आपको पूछा है। पूछा किसके बारे में आपको पूछा है 5% वाले के बारे में, तो 5% वाले के बारे में पूछा है तो गुणा में 5% वाला अनुपात आ जाएगा। तो 5% वाला अनुपात अगर मैं देखूं तो 5% वाला अनुपात क्या है आपके पास 2, 5% मतलब सेकंड वाला, तो सेकंड वाले का रेशियो आप देख सकते हैं 5% वाले का अनुपात कितना है, सेकंड वाले का अनुपात है आपके पास कितना 2, तो इसका मतलब गुणा में कितना है। पहले वाले का पूछता तो गुणा में क्या कर देते हैं हम 3, अगर दोनों का अंतर पूछता तो 3 और 2 का अंतर कितना कर देते हैं हम 1, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया 1000, तो आंसर आ गया 2000। तो जो 5% की दर पर उधार दिए गए 5000 रुपए में से वो रुपए कितने हैं 2000। यही अगर 4% का पूछता तो वो आ जाते कितने गुणा में 3, तो आंसर हो जाता 3000। यही अगर दोनों का अंतर पूछ लेता तो गुणा में आ जाता 3 और 2 का अंतर कितना 1000 का 1 से गुणा, आंसर हो जाता 1000। तो देखिए इसे, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन। बात करते हैं अगले टाइप की। अगला टाइप और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्या कह रहा है अगले टाइप का पहला सवाल। क्वेश्चन कह रहा है आपको किसी मूलधन पर, या इस तरह से कह सकते हैं किसी मूलधन पर मिलने वाला ब्याज, या फिर ऐसा कहा जाए कि कोई मूलधन स्वयं का कितने गुना हो जाता है। किस तरीके से देखिए, कोई मूलधन मतलब प्रिंसिपल स्वयं का 6 गुना 20 वर्षों में हो जाता है, तो वही धन स्वयं का मतलब खुद का 13 गुना कितने वर्षों में होगा। क्वेश्चन आप समझ सकते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, कोई मूलधन स्वयं का 6 गुना 20 वर्षों में हो जाता है। स्वयं का 6 गुना होने से मतलब क्या हुआ, जैसे कि मेरे पास 1 रुपया है तो वो खुद का 6 गुना हो गया, तो 1 का 6 गुना कितना होता है 6, ठीक है। तो मेरे पास है मतलब ये मेरा क्या है प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है, और 6 गुना हो जाता है इसका मतलब क्या मिश्र धन है। तो आपको कह रहा है कोई धन मतलब प्रिंसिपल हो गया, हो जाता है मतलब मिश्र धन हो गया। तो जैसा कि आपको पता है प्रिंसिपल में क्या जुड़ेगा क्या ऐड होगा तब मिश्र धन अमाउंट बनेगा। तो मूलधन में हमेशा क्या जुड़ता है आपके ब्याज, तब क्या मिलता है आपको मिश्र धन। जब कभी भी क्वेश्चन ऐसी लैंग्वेज यूज करे कि हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट के मिश्र धन की ही बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए है, वो स्वयं के 8 गुना हो जाते हैं, तो 100 का 8 गुना कितना होगा 800। मेरे पास तो 100 ही थे, तो मेरे पास जो है वो मेरा क्या है प्रिंसिपल है, मूलधन है, और हो जा रहा है कितना हो जा रहा है 800 हो जा रहा है। तो इसका मतलब 100 में 700 और मिल रहे हैं तब 800 हो रहा है। तो मूलधन में क्या मिलता है ब्याज, और मूलधन में जब आपको ब्याज मिल जाता है तो क्या बन जाता है मिश्र मतलब अमाउंट। जब कभी भी ऐसा कहे इतना हो जाता है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है अमाउंट की बात कर रहा है। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर देखो,
कोई मूलधन स्वयं का 6 गुना 20 वर्षों में हो जाता है। तो स्वयं का 6 गुना मतलब क्या, प्रिंसिपल है P, ठीक है। फिर 6 गुना हो गया मतलब 6P, ये था मूलधन। कोई धन हो जाता है मतलब ये हो गया आपका मिश्र धन मतलब अमाउंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो P से 6P, तो ब्याज कितने का मिला आपको, 5P का। जैसे 100 से 600 तो ब्याज 500 का, 1 से 5, 1 से 6 तो ब्याज 5 का, 10 से 60 तो ब्याज 50 का। वैसे P से 6P तो ब्याज कितने का, 5P का। ब्याज है 5P का, जो कि कितने साल में मिल रहा है आपको, 20 साल में। तो अब 5P का ब्याज या 5 रुपए का ब्याज 20 साल में है, 1 रुपए का ब्याज मतलब P का ब्याज कितने में होगा, 20 बटा कितना हो गया, 4। लेकिन हमें क्या बोल रहा है, स्वयं का 13 गुना, तो इसका मतलब वो धन था P, प्रिंसिपल मूलधन 13 गुना मतलब 13P, वही 100 तो 1300, ठीक है। इधर 10 तो 130, तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला आपको, 12। एक का ब्याज मिल रहा है 4 वर्ष में, तो 12 का ब्याज कितने में मिलेगा, 4 × 12, तो 12 का 4 से गुणा कर लेते हैं, 40। आंसर आया कितना, 48 वर्ष, ठीक है। सिंपल था ये, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है कि दूसरे क्वेश्चन में इतनी सजावट नहीं करेंगे, सीधा हम यही लिखेंगे। ये तो पहला सवाल था इस टाइप का, इसलिए आपको समझाया। कोई धन मतलब प्रिंसिपल P मानते हैं, हो जाता है मतलब मिश्र धन, तो मूलधन और मिश्र धन के बीच का जो गैप होता है वो होता है ब्याज। वो मिल रहा है 20 साल में 5 का, तो 1 का ब्याज 4 साल में मिलेगा, और यहाँ पर गैप है 12 का, तो 12 का ब्याज मिलेगा 4 × 12 48 वर्ष। तो देखिए इसे, फिर बात करते हैं इस टाइप के सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिएगा, इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन, और आज का हमारा अंतिम सवाल। कोई धन स्वयं का 11 गुना 20 वर्षों में हो जाता है, तो वही धन स्वयं का, आपको कह रहा है 14 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, आपको कह रहा है कोई धन स्वयं का 11 गुना जो है 20 वर्षों में हो जाता है, तो वही धन स्वयं का 14 गुना कितने वर्षों में हो जाए। तो देखते हैं किस तरह से होगा। कोई धन मतलब हमें धन नहीं पता, तो वो धन हमने मान लिया प्रिंसिपल मतलब P, 11 गुना हो जाता है मतलब P से 11 गुना मतलब 11P। तो अब आप देख सकते हैं ब्याज कितना आपके पास, 10P। सिंपल। तो इसका मतलब 10 का ब्याज मिल रहा है आपको 20 साल में, तो 20 साल में ब्याज मिल रहा है 10 का, तो 1 का ब्याज कब मिलेगा, 20/10। अब पूछ क्या रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। पूछ आपको रहा है वही धन मतलब P स्वयं का 14 गुना मतलब P का 14 गुना कितना, 14P। तो ब्याज कितना मिल रहा है, 13 का, तो वही धन स्वयं का 14 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको 14 गुना करना है, 1 रुपए को 14 रुपए करना है, तो ब्याज कितना दूंगी आप, 13 का। तो इसका मतलब 13 का ब्याज पूछ रहा है, तो गुणा में कितना, 0 से 0 गया, 13 का 2 से गुणा किया हमने कितना, 26। तो आंसर आया 26। बिल्कुल वैसे ही किया है जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, बस पिछले वाले क्वेश्चन में पूरी सजावट के साथ किया था, एक एक स्टेप लिखकर किया था। इसमें केवल हमने काम की बात लिखी है, और वो काम की बात ये है जितने वर्ष दे रखे हैं ऊपर लिखिए,
और जितना गुना दे रखा उससे एक कम करके नीचे लिखिए, जैसे कि 11 गुना था तो एक कम कितना 10, और जितना गुना आपको पूछा है उससे एक कम करके गुना में लिख दीजिए, जैसे कि 14 गुना पूछा है तो एक कम 13 गुना में लिखा तो आंसर आया 26 वर्ष। चलिए देखिए इसे फिर बात करते हैं आगे। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट सरल ब्याज। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।